हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीबीएसई टूर। तो पिछली वीडियो में हमने सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 12 तक आपको क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए थे। तो इस वीडियो में हम 12 से आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं 3 क्वेश्चन पे फोकस करूंगा, 13, 14 और 15 क्वेश्चन। होप आपके पास सैम्पल पेपर आपके पास होगा प्रिंट में। वैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है रफली, तो आप क्वेश्चन को समझ जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक पार्टिकल जिसके पास चार्ज है 5 माइक्रो कूलम एट रेस्ट एट द x इक्वल टू 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, एक पार्टिकल है जो x एक्सिस पे कितना है, रेस्ट पे है। तो इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये रेस्ट पे है। दिस कंडीशन, दिस इज ए कंडीशन जो कितनी है, x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। यहाँ से 30 सेंटीमीटर है, ओरिजिन से 30 सेंटीमीटर, दैट इज O। और उसके बाद क्या है, क्या बोला है कि देन इट मूव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ q एट ओरिजिन। यहाँ ओरिजिन पे क्या है, एक चार्ज q है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये जो 5 माइक्रो कूलम का जो चार्ज है, सपोज ये आपका क्या है, स्मॉल q है, ये क्या करता है, मूव करता है। तो हमें निकालना है इसकी काइनेटिक एनर्जी। इट हैज मूव 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। अब 15 सेंटीमीटर क्या है, राइट हैंड साइड जाता है, लेफ्ट हैंड साइड जाता है, वो डिसाइड करेगा कि q की वैल्यू क्या है। तो दोनों कंडीशन में मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो पहली कंडीशन में q की वैल्यू हमें रखनी है +15 माइक्रो कूलम। ओके, तो +15, ये भी प्लस, तो ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब 15 सेंटीमीटर आगे जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर ये आगे गया, तो इसका मतलब ये पोजीशन सपोज बी पे पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, दैट इज 45 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी इनिशियल एनर्जी, तो एट ए इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट मीन यू इनिशियल, और कुछ ना कुछ क्या होगी, फाइनल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज के आई। ठीक है, वो किसके बराबर होगी, एट बी, एनर्जी एट बी, तो वो किसके बराबर होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का आपका फॉर्मूला नॉर्मल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर, और आर कितना आ जाएगा इसका, दैट इज ओ ए। ठीक है, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास 0 है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आएगा के डिवाइडेड बाय ओ बी, एंड दैट इज प्लस ये आ जाएगा आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां से मैं इसको आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो के एफ की वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ माइनस में चले जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो दिस विल बी 1 अपॉन ओ ए माइनस ऑफ 1 अपॉन ओ बी। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 9 into 10 to the power 9 मल्टीप्लाई, दैट इज q। q की वैल्यू कितनी है आपके पास गिवन, 15 into 10 to the power minus 6, and this one is given 5 into 10 to the power minus 6, 1 upon 30 10 to the power minus 2 minus 1 upon 45 10 to the power minus 2। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 515 मल्टीप्लाई, दैट इज 135 into 5 10 to the power minus 12 into 10 to the power 3, this is 10 to the power minus 3, और यहाँ से 1 upon 10 to the power minus 2 आपको कॉमन आ जाएगा, and this will be 90, and this will be 10 to 3 minus 2, तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा 135 into 5 10 to the power cancel out, that is 10 to the power minus 1 and divided by 90। तो 15 से अगेन कैंसिल हो जाएगा, और 15 6, दिस विल बी 3, दिस विल बी 2, 2 डिवाइडेड बाय 3, 5 भी मल्टीप्लाई में, एंड दिस विल बी टेंड्स टू आई थिंक 0.75 जूल विल बी द आंसर। ठीक है, क्योंकि 15 से आपको 15 आ जाएगा, 15 by 2 दैट 7.5, हां दिस इज करेक्ट, 0.75 जूल विल द आंसर। ठीक है, ये तो एनर्जी निकली है जब आपके पास क्या है, ये प्लस का चार्ज है। सेम आप क्या रखोगे, माइनस क्यू चार्ज रखोगे, लेकिन जब माइनस आपका चार्ज रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका 15 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका 15, जो ये वाली वैल्यू है, ये उस वाली वैल्यू को आप क्या पुट करोगे, 15 सेंटीमीटर पुट करोगे। यहाँ पे 45 की जगह कितना आ जाएगा आपका, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, एंड देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन,
इसमें तो आपको दो केसेस दे रखे हैं कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट फर्स्ट टू द लेफ्ट and then right to the negative charge infinite plane sheet having uniformly surface charge density, जिसकी surface charge density सिग्मा है और वो नेगेटिवली चार्ज है, ध्यान रखना नेगेटिवली चार्ज है, इंपॉर्टेंट है। एंड द एरो P1 and P2 shows the direction of dipole, ये P1 का जो एरो है और P2 का जो एरो है ये शो कर रहा है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। हमें बताना है कि कौन से केस में आपका डायपोल क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले केस में क्या दे रहा है, प्लेन शीट दे रहा है, ठीक है, ध्यान रखना प्लेन शीट दे रहा है। तो आपको पता है कि होना चाहिए कि जब नेगेटिवली चार्ज में, जब नेगेटिव चार्ज होगा किसी भी चीज में, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उस तरफ होगी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां होने वाली है इसकी, ठीक है। अगर पॉजिटिवली चार्ज होता, अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड हमेशा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा है इसने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी जब आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी जब आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है। एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दोनों के बीच। तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, स्टेबल कंडीशन होगी। दैट मीन जो आपकी P1 कंडीशन होगी वो होगी स्टेबल कंडीशन। क्यों, रीजन इसका यही लिखना है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज सेम। और यहाँ पे आपका थीटा कितना है, 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री होगा तो P2 वाली कंडीशन क्या आ जाएगी इसकी, अनस्टेबल। तो P2 वाली कंडीशन अनस्टेबल आ जाएगी, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या है, इसी चीज को क्या है, रिप्लेस किया है इसने। आपकी एक इनफिनिट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जिसमें आपका कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, मींस इस पे भी नेगेटिवली चार्ज है। तो श्योर बात है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी क्या होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, इसमें वो बोलते हैं डायपोल इज इक्विलिब्रियम में दीस टू केसेस। तो इसमें दोनों केसेस में क्या होगा, ये अनस्टेबल रहेगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, नॉट इन इक्विलिब्रियम। किसी भी केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अब देखो इसका रीजन देखो, इसका कांसेप्ट देखो किस तरह से पूछता है। आपके पास यहाँ पे क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सीट का, इनफिनिट सीट का। और इसमें क्या है, आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका क्या होगा, किसी भी चीज पे क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा, मीन डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चाहे आप यहाँ पे रखो उसको, चाहे यहाँ पे रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, 2 पाई नॉट इनटू r, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा r के। दैट मीन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म होगा। और जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी क्या लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म फोर्स लगेगा। एट दैट मीन आपके पास जो डायपोल के पास जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म फोर्स लगेगा। दैट्स व्हाई इट विल नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो आई रिपीट कि आपके पास जो स्ट्रेट लाइन जो वायर है आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, इस पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो कैसा लग रहा है, नॉन यूनिफॉर्म लग रहा है, बिकॉज ये आपका क्या होगा, 1/r के प्रोपोर्शनल में क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, एक अच्छा क्वेश्चन और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपकी 15 प्रॉब्लम है कि टू मटेरियल बार्स ए एंड बी, आपके पास दो मटेरियल बार, एक ए और एक बी गिवन है। ए मेड अप विद रेजिस्टेंस, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस से बना हुआ है, बट जो बी है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। ये एन टाइप क्या है, सेमीकंडक्टर, और ये एक डीसी सोर्स से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। फिर उसने इसमें जस्टिफाई का आंसर पूछा है कि इन विच बार इज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर। तो इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट स्पीड किस में ज्यादा होगी, या रेजिस्टेंस में ज्यादा होगी या एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, NeAVD, ठीक है। तो यहां से VD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I अपॉन NeA, ठीक है, NeA। तो N फॉर लोअर, N कम होता है किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर के N एज कंपैरिजन रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा N टाइप। तो पहले का आंसर क्या होगा, N टाइप। दैट मीन बी, जो बी बार है उसके क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। सेकंड में दे रहा है, इफ द सेम करंट कंटिन्यूज टू फ्लो फॉर द लॉन्ग टाइम, हाउ विल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए एंड बी अफेक्टेड। अगर इसमें एक कांस्टेंट करंट में प्रोवाइड करूं तो ए और बी के बीच की जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कैसे अफेक्टेड करेगी। तो सिंपली चीज है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो टेंपरेचर के अकॉर्डिंग क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा,
और इसमें वोल्टेज ड्रॉप आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। और सेमीकंडक्टर का क्या होता है, जैसे हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एन टाइप डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ एन टाइप डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी इसकी, कम होगी। वोल्टेज ड्रॉप एन टाइप, वोल्टेज ड्रॉप ए से, तो इसका मतलब ए में आपकी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, होगी इस करंट के कारण। तो ये आपका क्वेश्चन था नॉर्मल।